दोस्तों, ढोलक नगर में इस साल कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। ठंड तो ठंड, इस साल बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं। इन हवाओं ने तो ढोलक नगर के वासियों का जीना हराम किया होता है। इसी गांव में एक टूटी हुई झोंपड़ी में दो व्यक्ति रहते हैं। वो दोनों पति पत्नी होते हैं। हरिचंद की तबीयत बहुत ही नासाज होती है और ठंड के कारण वो और भी बहुत ख़राब रहती है। उन दोनों की एक ही बेटी होती थी जिसको बचपन में ही नहर बहा के ले जाती है। लीलावती दूसरों के घर काम करके अपने दिन गुजार रही होती है। हरिचंद काम नहीं कर सकते, इसीलिए लीलावती दूसरों के घर मुश्किल मुश्किल काम करती है। उन पर बहुत मुश्किल जिम्मेदारी होती है। एक शाम बहुत ठंड पड़ रही होती है और तेज़ हवाएं रुकने का नाम नहीं ले रही होती। ये तेज़ हवाएं आज तो किसी और घटना का ही संदेश दे रही होती हैं, मानो जैसे कोई बहुत बुरा हादसा होने वाला हो। लीलावती थक हार के बैठी होती है कि हरिचंद उसे कहता है, अरे सुनो, आज तो मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है ठंड के कारण। अरे, जो पैसे मुझे काम से मिलते हैं उससे मुश्किल से घर का गुजारा होता है और कुछ की तुम्हारी दवाइयाँ आ जाती हैं। हमारे पास तो कोई रज़ाई भी नहीं है, न जाने इस दफ़ा ये ठंड कैसे बीतेगी। आज अगर हमारी बेटी जिंदा होती तो आज हमें इतना मुश्किल समय ना देखना पड़ता। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में उनका घर हिलने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि हमारा घर गिरने वाला है। चलो बाहर की तरफ भागो। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। हरिचंद के लिए तो चलना भी मुश्किल होता है। वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं, तेज हवाओं के कारण उनका घर गिर जाता है और एकदम खंडर में बदल जाता है और उनकी ज़रूरत का सारा सामान उसी घर के नीचे दब जाता है। लीलावती फूट फूट कर रोने लगती है कि हरिचंद उसे कहता है, अरे मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। गांव में तो बहुत ज़्यादा ठंड है। चलो गांव में किसी के घर चलते हैं कि आज रात हमें कोई अपने घर में रात बसर करने दे, तो सुबह हम अपने लिए कोई नया ठिकाना ढूंढ लेंगे। अरे, पता नहीं इस गाँव में कोई हमारी मदद करेगा भी या नहीं। चलो चलकर देखते हैं ज़रा। वो दोनों अंधेरी और ठंडी रात में किसी से मदद मांगने जा रहे होते हैं। लीलावती और उसका पति उस अंधेरी और ठंडी रात में एक घर पे जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं, अरे, हमारा घर जो है तेज़ हवाओं से टूट गया है। अगर आप आज रात हमें अपने घर पर रुकने दें तो आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद होगा। अरे, ऐसे कैसे रुकने दूँ? मुझे क्या पता कौन हो, कहाँ से आए हो? कोई चोर हुए तुम लोग तो? जाओ, यहाँ पर कोई मदद नहीं है। मेरे पति बहुत ज़्यादा बीमार हैं, ये चल भी नहीं सकते हैं और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। आप हमें अपने घर पर रुकने दें तो आपका भला होगा। अरे, जाते हो यहाँ से या मैं अपने पति को बुलाकर तुम दोनों को धक्के देकर यहाँ से निकलवाऊँ। खबरदार, जो दोबारा दरवाज़ा खटकाकर तंग किया मुझे, जाओ अब यहाँ से। लीलावती और उसका पति बहुत ज़्यादा निराश होते हैं क्योंकि उस रात को उन दोनों का बहुत ज़्यादा अपमान होता है। वो दोनों उस ठंडी रात में अपने खंडर नुमा घर के पास दोबारा वापस आ जाते हैं। ठंड बढ़ती ही चली जाती है और रुकने का नाम नहीं ले रही होती। जिन लोगों के पक्के घर होते हैं उनको इतनी ठंड लग रही होती है, तो सोचिए कि लीलावती और उसके पति का ठंड के मारे क्या हाल हो रहा होगा। लीलावती के पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और लीलावती उसके कारण बहुत परेशान हो रही होती है। अरे, संभालो खुद को, तुम्हें क्या हो रहा है? ठंड भी कम होने का नाम नहीं ले रही।
अरे, मुझे लगता है कि मेरा आखिरी समय आ गया है, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर लीलावती के पति का देहांत हो जाता है। लीलावती तो मानो सुन पड़ जाती है, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो गया है। उस रात पूरे गांव में एक अजीब सी उदासी और सन्नाटा छा जाता है। अगर आज रात को इस गांव में कोई लीलावती और उसके पति का मदद कर देता तो शायद हरिचंद को इस दुनिया से न जाना पड़ता और लीलावती का आखिरी सहारा ना टूटता। लीलावती अपने पति की लाश के पास बैठकर ये सोच रही होती है कि वो भी अपने पति के साथ क्यों ना चल बसी। लीलावती का दर्द इस वक्त सिर्फ लीलावती ही समझ सकती थी। आज रात इस गांव में लीलावती के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ होता है, क्योंकि इस गांव में किसी ने भी उसकी मदद नहीं की होती। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो वो सुबह बहुत ज़्यादा उदासी से भरी हुई होती है, क्योंकि लीलावती अपने पति का रोते हुए अंतिम संस्कार कर देती है। लीलावती वहाँ से जा रही होती है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ जा रही है। लीलावती के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ होता है। लीलावती अपने गम में डूबी हुई बस चलती ही जा रही होती है। चलते चलते लीलावती को शाम हो जाती है। चलते चलते लीलावती एक सड़क के पास जा रही होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इतने में एक आदमी लीलावती के सामने आ जाता है और वो लीलावती से पूछता है, अरे माँ जी, इतनी ठंडी रात में आप कहाँ पे जा रही हो? आपको ठंड नहीं लग रही? आपके पाँव में तो चप्पल भी नहीं है। अरे मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पति का कल ठंड से देहांत हो गया है और अब मेरा कोई घर नहीं है। मेरा घर भी टूट गया है। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अरे माँ जी, मैं इतनी ठंडी रात में आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। आप आइए, मेरे घर चलिए, मैं आपका ध्यान रखूँगा। मैं यूँ अकेले आपको नहीं जाने दूँगा। अरे बेटा, तुम कहाँ इतनी तकलीफ़ उठाओगे मेरी वजह से। मैं चलती हूँ। अरे नहीं अम्मा, आपको मेरे साथ हर हाल में चलना पड़ेगा मेरे घर। यूँ लीलावती उस आदमी के साथ चल पड़ती है उसके घर की ओर। कुछ समय बाद उस आदमी की पत्नी आती है और वो उस आदमी से पूछती है लीलावती के बारे में। अरे राकेश, ये कौन है? मैं तो इनको नहीं जानती। अरे, ये माँ जी हैं, ये मुझे रास्ते में मिली हैं। ये कह रही थी कि इनका घर भी टूट गया है और ठंड के कारण इनके पति का देहांत भी हो गया है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन तक हम इनको अपने पास रखें, ताकि इनकी तबीयत ठंड की वजह से और ख़राब ना हो। अच्छा राकेश, ये तो तुमने अच्छा किया कि इनको घर ले आए। इनकी तबीयत वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है। चलो हम इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तो ये हमारे पास ही रह लेंगी। राकेश की पत्नी स्वभाव की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगले दिन ठंड की एक और सुबह होती है। सुबह होते ही राकेश की पत्नी लीलावती से उसका हाल पूछने आती है, जिसको देख के लीलावती चौंक सी जाती है। अरे बेटी, तुम्हारे पास ये लॉकेट कहाँ से आया? अरे माँ जी, ये लॉकेट मुझे मेरी माँ ने बचपन में पहनाया था। फिर कहाँ गई तुम्हारी माँ? मुझे कुछ नहीं पता अपनी माँ के बारे में। बचपन में ही मुझे एक नदी बहा ले गई थी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई और फिर मुझे अनाथ आश्रम वाले ले गए थे। तो मुझे कुछ नहीं पता कि मेरी माँ कहाँ चली गई है। मैं आज तक अपने माता पिता को ढूंढ ही नहीं सकी हूँ। बेटी, तुम्हारा नाम कहीं पूनम तो नहीं है? लीलावती बहुत ही नम आवाज़ में उससे पूछती है, जिस पे वो कहती है, अरे माँ जी, आपको मेरा नाम कैसे पता है?
मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। ये लॉकेट मैंने ही तुम्हें पहनाया था और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनकर लीलावती और उसकी बेटी फूट-फूट कर रोने लगती है। लीलावती को अपनी बेटी मिल जाती है और पूनम को अपनी माँ मिल जाती है। इसके बाद पूनम लीलावती से पूछती है, अरे माँ जी, पिताजी का क्या हुआ? क्या वो चल बसे? बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार थे और हमारा घर टूट गया और किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये सुनने के बाद पूनम और ज़्यादा रोती है। उसको यकीन नहीं आ रहा होता। एक तरफ वो खुश होती है और दूसरी तरफ उसको अपने पिता के मरने का बहुत ज़्यादा गम होता है। राकेश पीछे खड़ा ये दृश्य देख रहा होता है और उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। इसके बाद राकेश उन दोनों से कहता है, चलो पूनम, अब तो तुम्हें तुम्हारी माँ मिल गई है। हम इनको कहीं नहीं जाने देंगे और ये हमेशा ही हमारे साथ रहेंगी। मुझे तुम्हारे पिताजी के गुज़र जाने का बहुत ज़्यादा गम है, लेकिन अब हम तुम्हारी माँ को हमेशा के लिए अपने पास रखेंगे और इनका खूब ख़्याल रखेंगे। लीलावती अब बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक रहती है, क्योंकि उसको अपनी बेटी मिल गई होती है और राकेश और पूनम दोनों ही लीलावती का बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होते हैं। लीलावती को अब ठंड भी नहीं लग रही होती, क्योंकि राकेश और पूनम के घर ज़रूरत की हर चीज़ होती है और उनका घर भी काफ़ी गर्म होता है। लीलावती ने अपने जीवन में जितनी भी मुश्किलें देखी थीं, अब जाकर उनको सुकून मिल रहा होता है। देखा दोस्तों कि किसी की भी मदद करनी चाहिए, क्या पता वो कितना ही मजबूर हो। अब इसी में देख लीजिए, अगर उस रात को लीलावती और हरीचंद की कोई मदद कर देता तो हरीचंद का देहांत ना होता। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसे लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में।